एवरीवन नमस्कार। स्वागत है आपका लोधारी क्लासेस के करंट अफेयर सीरीज में। दोस्तों आज की करंट अफेयर सीरीज में अर्थात 20 फरवरी 2022 की इस करंट सीरीज में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दोस्तों वो महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे की अहमदाबाद विशेष न्यायालय के द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, एक फैसला देते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया दोस्तों जो भारत में न्यायिक क्षेत्र में इससे पहले कभी भी इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया था। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि अहमदाबाद के विशेष न्यायालय ने किस प्रकार से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। तो दोस्तों न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में दोस्तों इसके साथ में ही हम कुछ इसका जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर के ही दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। शुरू करते हैं दोस्तों 20 फरवरी 2022 को। और याद रखें दोस्तों डेली क्लासेस, ये करंट अफेयर की सीरीज क्लासेस डेली दोस्तों आपको 6 बजे मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिलेगी। डेली ही मिलेगी दोस्तों। अब इसमें सिर्फ संडे को छोड़ करके डेली आपको करंट अफेयर सीरीज ये मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि हमारी पूरी सीरीज में दोस्तों दो प्रकार के टॉपिक होंगे। एक टॉपिक में करंट से, एक टॉपिक में हम विस्तार से उस पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर अर्थात कि पूरे दिन के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं उन पर हम एमसीक्यू फॉर्मेट में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे उसको। चलिए शुरू करते दोस्तों। हमारे आज का जो पहला मुद्दा है वो है 2008 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था दोस्तों अहमदाबाद में। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के केस में अहमदाबाद के न्यायालय ने एक विशेष और एक बड़ा फैसला दिया है दोस्तों, जो भारत में एक इतिहास बनेगा। भारत में एक इतिहास बनेगा क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा देना, अभी तक भारत में दोस्तों इतने लोगों को कभी फांसी की सजा नहीं हुई थी। ठीक है, तो 38 दोषियों को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद। 38 को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद अर्थात कि 59 लोगों को एक साथ इतने बड़े मामले में सजा देना। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में कि एक्चुअल में मुद्दा क्या था और किस प्रकार से ये न्यायालय ने फैसला दिया है। तो दोस्तों ये भारत के न्यायिक क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना है क्योंकि इस फैसले में 38 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है दोस्तों। देखिए अब ये मामला कब का था, 2008 का। 2008 में कुछ बम कांड हुए थे। जैसा अगर आपको पता हो दोस्तों 2008 में कुछ बम कांड हुए थे। लगभग 22 बम कांड हुए थे जिसमें काफी लोग मारे गए थे, काफी घायल थे, काफी ज्यादा हानि हुई, जन हानि और धन हानि दोनों प्रकार की काफी हानि हुई थी। तो उन सब के द्वारा दोस्तों 2008 का मामला चलते चलते अब जाकर के था 2022 में जाकर के उस पर फैसला आया है। तो ये है हमारी न्यायिक प्रक्रिया। हालांकि ठीक है देर हुई लेकिन फैसला आया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें गुजरात के अहमदाबाद में साल 2008 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बम धमाकों के मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई है। दोषियों को दोस्तों सजा हो चुकी है। आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश अर्थात कि देखिए अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे आप। कुछ विशेष न्यायालय गठित किए जाते हैं, उनके उस न्यायालय के द्वारा अर्थात अहमदाबाद के इस विशेष न्यायालय के द्वारा ए.आर. पटेल की अदालत में उन 50 अभियुक्तों में से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये फैसला एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक एक साथ इतने सारे लोगों को कभी भी फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। बाकी सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है। बाकी सभी जो शेष 11 लोग बचे हुए उनको उम्र कैद, 38 को फांसी की सजा। तो दोस्तों कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के अलावा पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जो भी पीड़ित रहे उनको मुआवजा मिलेगा और कोर्ट ने इन बम धमाकों में मारे गए लोगों के परिजनों को इस मुआवजे के तहत ही 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 तथा मामूली घायल को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट से सभी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी। वहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट में कम से कम सजा मिले इसके लिए अपील की थी। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि ये जो 49 आरोपी थे, 49 आरोपियों से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों
अहमदाबाद विस्फोट मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश AR पटेल ने 8 फरवरी को फैसला सुनाते हुए उन 50 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट बन सकता है वो बनेगा दोस्तों, किस न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था दोस्तों। तो अहमदाबाद के सत्र न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था। इनके न्यायाधीश ए आर पटेल ये न्यायाधीश थे। इन्होंने 8 फरवरी को यह फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए दोस्तों उन 50 आरोपियों में से 38 को फांसी की सजा और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो कोर्ट ने 77 में से 28 आरोपियों को रिहा कर दिया था अर्थात बरी कर दिया था जब केस चलते के इस सिलसिले में ही। ठीक है, तो दोस्तों 2008 में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था उसके बारे में कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में साल 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इस घटना में लगभग 56 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। अहमदाबाद में जिनको दोस्तों को पता नहीं है, वैसे जो गुजरात से बिलोंग करते हैं उनको तो सबको पता ही होगा 2000 के बम कांड के बारे में, लेकिन जिन दोस्तों को नहीं पता है, जो अपडेट नहीं है करंट से, उनको मैं बता दूं दोस्तों कि 2008 में दोस्तों अहमदाबाद में कुछ बम कांड हुए थे जिसमें काफी लोग आहत हुए थे और काफी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो उसी 2008 के फैसले 8 का जो बम कांड था उसी पर दोस्तों अभी 2000 फरवरी 2022 में जाकर के ये फैसला आया है सत्र न्यायालय में, और इनका जो केस चल रहा था वो सत्र न्यायालय में, अहमदाबाद के सत्र न्यायालय में चल रहा था। ठीक है, उसमें से दोस्तों 77 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें से 28 लोगों को रिहा उसी वक्त कर दिया गया था केस चलने के दौरान ही। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 56 लोगों की मृत्यु हुई थी, वहीं 200 लोग आहत हुए थे अर्थात कि घायल हुए थे। 26 जुलाई 2008 का दिन दोस्तों अहमदाबाद पूरे गुजरात क्या पूरे भारत के लिए एक काले दिन के समान था। बहुत ही भयानक स्थिति थी दोस्तों। उस दिन दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई थी और अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे दोस्तों। 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन बम धमाकों की गूंज से सभी लोग स्तब्ध थे। अहमदाबाद में जुलाई 2008 को शाम 6:45 पर, शाम को दोस्तों 6:45 पर ये हमला हुआ अर्थात बम धमाके हुए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दें, जो पहला बम धमाका हुआ था वो मणिपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये सेशन में इसके अंदर ये जो टॉपिक था हमारा सत्र न्यायालय, अहमदाबाद के सत्र न्यायालय का एक सबसे बड़ा फैसला, पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला, जिसमें 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा देना और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा देना, ये अभी तक के भारत में इतिहास में सबसे बड़ा फैसला रहा है। तो दोस्तों इसके आवश्यक जो तथ्य थे मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नोट डाउन करके रखिएगा और बाकी आपको पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हमारा इसी पार्ट का करंट अफेयर की सीरीज में सेकंड पार्ट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो कि पूरे दिन की जो जितने भी आवश्यक खबरें हो सकती हैं उन सबके निचोड़ दोस्तों हम यहाँ पर लेके आए हैं। इसमें सभी प्रकार के जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है उन सबसे दोस्तों यहाँ पर डेटा आपके लिए कलेक्ट किया गया है। चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में कि हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली, दोस्तों यहाँ पर इसको समझते भी चलेंगे आप लोग, हाल ही में कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है। ये तो आपको पता है कि जो यूपीआई प्रणाली है जिससे हम पेमेंट का लेन देन करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट का लेन देन करते हैं यूपीआई के द्वारा, है ना। तो वो यूपीआई प्रणाली चूंकि भारत की है तो इस प्रणाली को विश्व के अन्य और किस देश ने अपनाया है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। तो बताइए फटाफट कि इन 4 में से कौन सा आंसर होगा अर्थात किस देश ने हमारी इस यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। ऑप्शन डी नेपाल हो जाएगा दोस्तों। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन भी हम हाथों हाथ हैंड टू हैंड डिस्कस करते हुए चलेंगे। हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला नेपाल
पहला देश बन गया है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। और ध्यान रहे कि जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक हैं और मनम इन्फोटेक नेपाल में यूपीआई को लागू करेगी। तो दोस्तों नेपाल की जो कंपनी है जो यूपीआई को लागू करेगी, एक्सेप्ट करते हुए जो लागू करेगी दोस्तों, उस कंपनी का नाम है मनम इन्फोटेक। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप हैंड टू हैंड देखते चलेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट हैंड टू हैंड क्लियर होता चले। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हुंडई इंडिया, अशोक लेलैंड और डाबर इंडिया। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, चार में से इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी अर्थात डाबर इंडिया। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में डाबर इंडिया ने कहा है कि भाई पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। पाठकों को बता दें कि डाबर ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। ध्यान रहे कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 से शुरू की गई थी, जो कि उनका टारगेट अब दोस्तों 21-22 में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो दोस्तों अगर आपने कल के करंट अफेयर को देखा होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उसमें डिटेल काफी आपको दे नहीं पाया था, इस कारण से इस क्वेश्चन को दोबारा इसमें पुट किया है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली ही वह राज्य है जिसने स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। यहां दिल्ली पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा शस्त्र का स्मार्ट कार्ड और शस्त्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पाठकों को बता दें कि स्मार्ट कार्ड बनने से शस्त्र लाइसेंस धारकों को न सिर्फ इसे लेकर चलने में आसानी होगी बल्कि इसकी जांच करने में भी पुलिस को काफी सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? कल भी ये दोस्तों हमने कल के करंट अफेयर में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो नाम बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है तुर्किया या तुर्किए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीए कर दिया है। देश के राष्ट्रपति का मानना है कि तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और राजनयिक कार्यों के लिए तुर्की की जगह तुर्कीए का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? इसमें चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इसमें देखिए क्वेश्चन को भी समझते चलिए ठीक से आप लोग। इसमें है कि कौन व्यक्ति है जिन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक नियुक्त किए हैं दोस्तों। तो ये कौन है? जी अशोक कुमार, पी बजरंग चौधरी, सी एम रामचंद्र राव या डी के गणेश चोपड़ा। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा ए जी अशोक कुमार। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करता है। एनएमएससी को भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय का काम
सौंपा गया है। तो दोस्तों इनका प्रमुख कार्य होगा विभिन्न राज्यों के मध्य में, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य, जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनके मध्य में समन्वय बनाए रखे, उनके संबंधों को दृढ़ बनाने के लिए उनके मध्य में समन्वय बनाए रखे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के लिए अध्यक्ष चुना गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लोकेश देवदत्त, विशाल मेहरा, या विनीत जोशी, या अतुल चौकसी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, विनीत जोशी को सीबीएसई के पद के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उच्च शिक्षा विभाग के अलावा सचिव विनीत जोशी को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है, और जोशी यहाँ इस पद पर मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। मतलब ये है दोस्तों, देखिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर कई सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जहां पर विनीत जोशी इस पद को संभालेंगे, विनीत जोशी इस पद को संभालेंगे, तो इनसे पहले किनके पास था दोस्तों ये पद? तो ये मनोज आहूजा के पास ये पद था। तो मनोज आहूजा रिटायर हो रहे हैं, इनके स्थान पर अब विनीत जोशी आ रहे हैं। तो आहूजा को अब कृषि मंत्रालय में विशेष नियुक्ति दी गई है, और विनीत जोशी 1992 बैच के मणिपुर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी हैं। कौन से? 1992 बैच के मणिपुर के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? दोस्तों तो गुरुग्राम में पहली बार कोई महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, तो उनका नाम आपको बताना है, आपको नाम बताना है। चार नाम आपके सामने है, श्रुति देसाई, कला रामचंद्रन, प्रीति वोहरा, या नीलम आचार्य। दोस्तों इनमें उचित नाम हो जाएगा कला रामचंद्रन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते हैं कि रामचंद्रन साल 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले 2006 में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर का गठन हुआ था, इस पद का गठन हुआ था दोस्तों। इसके बाद पहली बार यहाँ किसी महिला अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो दोस्तों एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ये बप्पी लाहिड़ी, है ना, 69 वर्ष की उम्र में अभी अभी फिलहाल निधन हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये क्षेत्र आपको बताना है। गायक थे ये गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, या पत्रकार थे? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बप्पी लाहिड़ी गायक थे, आप सभी उचित रूप से जानते हैं इसको, है ना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, तो प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और आपकी बेहतर जानकारी के लिए हम आपको यह बता दें कि उनका असली नाम जो है आलोकेश लाहिड़ी था। बाकी प्यार से लोग इन्हें बप्पी लाहिड़ी, इनकी शब्दों की वजह से, इनकी भाषा, जो इनकी आवाज थी दोस्तों, आवाज की वजह से ही इनको बप्पी नाम इनको दिया गया था। बप्पी ने 1973 में हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी में अपना पहला म्यूजिक स्कोर किया था, और इसके बाद उनके खाते में बाजार बंद करो, चलते चलते आपकी खातिर, इस प्रकार की कई सारी फिल्मों में उन्होंने दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने गायन का कार्य किया। और बस 2020 की बागी 3 का गाना बंकस बॉलीवुड में भी उनका ये आखिरी गाना था। बागी 3 का जो गाना था वो आखिरी गाना था इनका, बप्पी लाहिड़ी जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? दोस्तों तो कौन सा वो देश है जिन्होंने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है? ड्रोन उड़ाने की अनुमति नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। तो कौन सा देश है? यूक्रेन, रूस, इजराइल, या फिर जापान? तो इसमें दोस्तों इजराइल ने ये पब्लिक को अनुमति दे दी है, ये अनुमति दे दी है कि जो नागरिक क्षेत्रों में भी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है दोस्तों,
हाल ही में इजराइल के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने के लिए मानव रहित विमान वाहनों के लिए देश के पहले प्रमाणन की घोषणा की है। इसके साथ ही इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जो कृषि, पर्यावरण, अपराध के खिलाफ लड़ाई और जनता और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए यूएवी को संचालित करने की अनुमति दे चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी का अवार्ड जीता था? कौन है दोस्तों ये पुरुष खिलाड़ी, कौन है जिन्होंने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था? स्टुअर्ट बॉन्ड है, या कीगन पीटरसन, या मुस्तफिजुर रहमान, या वानिंद हंसरंगा? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, कीगन पीटरसन को ही दोस्तों आईसीसी का ये प्ले ऑफ द मंथ का अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ये जो दोस्तों कीगन पीटरसन है, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इनको दोस्तों पुरुष श्रेणी में जनवरी 2022 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इसके अलावा महिला वर्ग में सम्मान इंग्लैंड की हीथर नाइट को मिला है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए पुरुष वर्ग में कीगन पीटरसन जी को मिला है, वहीं महिला वर्ग में हीथर नाइट को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है, ये इनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले कीगन पीटरसन ने भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज की थी और हीथर नाइट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनबरा में एकमात्र एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी की और मैच में शीर्ष स्कोरर रही। इसलिए इन दोनों को इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टाटा सन्स ने हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों टाटा सन्स ने अपनी एयर इंडिया के लिए, दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि अब एयर इंडिया वापस से टाटा के पास आ चुकी है, टाटा सन्स के पास आ चुकी है। पहले ये सरकारी कंपनी थी एयर इंडिया, लेकिन अभी निजीकरण के दौर में जो है वापस से टाटा सन्स जो है इस कंपनी को खरीद चुका है सरकार से। ठीक है, तो एयर इंडिया वापस से टाटा सन्स के पास में है और टाटा सन्स ने एयर इंडिया का प्रमुख किसको चुना है दोस्तों? 4 नाम यहां दिए गए हैं, जेम्स अर्नाल्ड, फिलिप्स मैक्स, इल्कर आईसी या बिटल ह्यूज। इसमें दोस्तों ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इल्कर आईसी को यहां पर एयर इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो हाल ही में टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्थात सीईओ और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। अब आईसी 1 अप्रैल 2022 से एयर इंडिया के नए सीईओ और एमडी का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 27 जनवरी 2022 को एयरलाइन की कमान अपने हाथों में ले ली थी। दोस्तों आपको जैसा मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि 27 जनवरी 2022 को टाटा सन्स एयर इंडिया की जो अथॉरिटी थी वो टाटा सन्स के पास में आ चुकी थी। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारी सीरीज होती है कंप्लीट। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सीरीज कैसी लगी आप लोगों को। दोस्तों में कंटिन्यूअसली सीरीज में सुधार हो रहा है, करंट अफेयर की सीरीज में सुधार हो रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हमने स्टार्ट की है, ये हमारी 4th सीरीज थी आज करंट अफेयर की। दोस्तों धीरे धीरे इसमें सुधार करते हुए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सभी फैक्टर यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ और साथ ही साथ में कोशिश करता हूँ दोस्तों कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैं यहाँ पर टारगेट करते हुए आप लोगों को वही करंट अफेयर दूं कि फोकट का मतलब जो बिना मतलब का जो कचरा होता है कि बिना कोई चीज का कोई महत्व ही ना हो, तो इस प्रकार का कोई टॉपिक मेरी सेशन में नहीं आएगा। डोंट वरी, आपको वही चीज प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर के अंतर्गत ही जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं, लेकिन यकीन मानिए 10 के 10 क्वेश्चन आपके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए और साथ ही साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही ये करंट अफेयर्स का जो है नॉलेज होना चाहिए आपको, बल्कि अगर आप एक सामान्य मनुष्य है ना तो भी आपको करंट से अपडेट रहना चाहिए कि पूरे देश में भी चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।